बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बनैनिक एकेडमी लेक्चर 30। तो डियर पार्टिसिपेंट, आज के सेशन में हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन तो हार्डली एक या दो ही आते हैं, लेकिन हमें तो फिर हर चीज़ करनी पड़ेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थे उसके तीन पिलर थे, जो कि क्लासिकल मैकेनिक, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनामिक्स थे। और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो दो जगहों पे फेल हो जाती है, रिलेटिविस्टिक डोमेन पे और माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे। यानी जब कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करता है तो उस वक्त जो है क्लासिकल फिजिक्स के जो रिजल्ट हैं वो डिफर कर जाते हैं एक्चुअल रिजल्ट से। और इसी तरह माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे, एटॉमिक लेवल पे जाके भी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो जाती है। तो लिहाजा इन दोनों के लिए हमें एक नई जो फिजिक्स है वो डेवलप करनी पड़ी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानी जाती है, और आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो 1900 में हुआ था, जब प्लांक ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था कि इससे पहले तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, लेकिन प्लांक ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, क्वांटा की शक्ल में होती है और डिस्क्रीट होती है। इसके बाद एक और चीज बड़ी जबरदस्त आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये हम समझते हैं कि ये आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, लेकिन आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश किया था। लेकिन इसको जो डिस्कवर किया था वो हर्ट्ज ने किया था 1887 में। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन होती हैं। एक होती है मैट्रिक मैकेनिक्स, जो कि हाइजेनबर्ग ने 1925 में पेश की थी, और दूसरी हमारे पास जो है वो है वेव मैकेनिक्स, जो कि श्रोडिंगर ने 1926 में पेश की थी। इसके अलावा हमारे पास एक और जर्नलाइज फार्मूलेशन है जो कि इन दोनों से ही बनाई गई है, और वो है डायरेक्ट, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कैट बरा वाली नोटेशन। तो ये जो सेकंड फार्मूलेशन है वेव मैकेनिक्स वाली, ये ज्यादा एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स मैकेनिक्स। इसमें हमारे पास एक वेव होती है, हमने उसको लेके सॉल्व करना होता है। डायरेक्ट गेव मोर जनरल फार्मूलेशन विच डील्स कैट्स, जैसे स्ट्रेट वेक्टर कहते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट वेक्टर होता है और उसको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रा और ऑपरेटर्स वगैरह। ये जर्नल जो फार्मूलेशन है जो कि डायरेक्ट ने पेश की थी, ये उसके अंदर चीजें आती है। इसके बाद जो डायरेक्ट ने पॉजिट्रॉन प्रेडिक्ट किया था, जो कि हमने सेकंड ईयर में जब हम पढ़े थे तो वहां पे भी देखा था कि डायरेक्ट ने 1928 में पॉजिट्रॉन हाइपोथेसिस ने पेश किया था कि पॉजिट्रॉन जैसी कोई चीज है, और उसको बाद में कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर भी कर लिया था। तो इसने कैसे प्रिडिक्ट किया था? ये काम कर रहा था, ही वाज कंबाइनिंग स्पेशल रिलेटिविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काम कर रहा था, तो इस दौरान फिर इसने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए, और चार्ज जो है उसके ऑपोजिट होना चाहिए। ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, पीपीएससी में 2-3 नंबर की इंफॉर्मेशन भी इस तरह पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपने लाजमी याद रखना। वैसे इंटरेस्टिंग चीज है, आपको वैसे भी इन चीजों का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम इंटेंसिटीज को सिंपली ऐड अप कर देते हैं, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, जितनी भी इंटेंसिटीज है उनको हम ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव्स की जो इंटेंसिटी है उसको सिंपली ऐड अप नहीं कर सकते, आपके रिजल्ट जो है वो डिफर कर जाते हैं। यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इसके इक्वल नहीं होती I1 प्लस I2 के, बल्कि उसका एक पूरा फार्मूला I1 का स्केयर प्लस I2 का स्केयर प्लस 2I1 I2 अंडर रूट कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, इस तरह करके। बहरहाल आप ये क्वांटम मैकेनिक्स में देख लीजिएगा, ये इस तरह का है। हाँ, अगर आप सिंपली दो चीजों को ऐड कर सकते हैं तो वो वेव फंक्शन है। क्लासिकल फिजिक्स में आप 2 या 3 इंटेंसिटीज जो हैं उनको आप ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप इंटेंसिटी को सिंपल ऐड नहीं कर सकते। हाँ, वेव फंक्शन को आप ऐड अप कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन है वो इक्वल होता है इंडिविजुअल वेव फंक्शन के सम के। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम पार्टिकल के लिए आप जब वेव फंक्शन का स्केयर लेते हैं तो वो भी आपको इंटेंसिटी दे रहा होता है। यानी आप किसी भी वेव फंक्शन का स्केयर ले लें तो वहां से भी आपको इंटेंसिटी मिल जाती है।
क्योंकि इंटेंसिटी हमने पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। और वेव फंक्शन में हमें पता है कि जो स्टार्ट में जो सबसे पहला कोफिशिएंट लिखा होता है वो आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड ही तो होता है। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरह इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। वेव पैकेट ये ग्रुप ऑफ वेव्स होता है जिनकी वेवलेंथ जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। फेज और एम्पलीट्यूड जो है वो भी इस आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है। एक सेंटर पॉइंट पे इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड अप होके मैक्सिमम आपको दे रहे होते हैं, और एक्सट्रीम पे इनके एम्पलीट्यूड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। ये कुछ इंटीग्रल के रिजल्ट दिए हुए हैं। ये लास्ट टाइम भी गैमा फंक्शन का आया हुआ था कि गैमा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, तो ये इंटीग्रल भी आपने कर लेने हैं लाजमी। इसके अलावा रेलिवेंट चीजें हम मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे ही कर रहा था तो सामने आ गए तो मैंने ये भी लिख लिए। ई की पावर माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र ओवर बी, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है, ये याद रखना है। ए स्क्र जो है ये भी कोफिशिएंट है, बी जो है ये भी आपका एक पास को नंबर है। तो ये जो ए स्क्र है जो न्यूमिनेटर है उसको आपने डिनोम इधर रिजल्ट जो आप लिख रहे हैं इसमें आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, और बी जो है इसको आपने ऊपर लिखना है, और सब का स्क्वायर रूट लेना है, और साथ पाई को भी मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर तो चूंकि स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेकंड जो इंटीग्रल है वो बड़ा सादा सा है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये वही चीज है, फर्क सिर्फ क्या है कि ए की जगह भी वन लग गया है और बी की जगह भी वन लग गया। तो आप इसी ऊपर वाले रिजल्ट में ए और बी की जगह वन लगा दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट पाई आ जाएगा। वेलोसिटीज जो है ग्रुप वेलोसिटी होती है और फेज वेलोसिटी होती है। ग्रुप वेलोसिटी वो जो वेव पैकेट आपका मूव कर रहा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ वेव्स होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ वेव्स होता है, उस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और जो सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। फार्मूले डी ओमेगा ओवर डी के ग्रुप वेलोसिटी का है, और फेज वेलोसिटी का है ओमेगा ओवर के। इसके अलावा ई जो है वो इक्वल होता है एच कट ओमेगा के, और पी जो है वो इक्वल होता है एच कट के। तो ये वैल्यूज अगर आप यहाँ ऊपर दोनों इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो आपकी ग्रुप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी डी ई ओवर डी पी, और वी फेज जो है वो इक्वल आ जाएगा ई ओवर पी के। फ्री पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसका हम कंसिडर करते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है यानी जिसमें वो मूव कर रहा है वो पोटेंशियल जीरो है। ये जो ग्रुप वेलोसिटी है इसे हम पार्टिकल की वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। इसके अलावा हमारे पास एक और रिजल्ट आता है कि जो फेज वेलोसिटी है वो इक्वल होती है हाफ ऑफ ग्रुप वेलोसिटी के, यानी इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के हाफ है। अब ये आगे मैंने साथ लिख दिया नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी ये मीनिंगलेस चीज है कि फिजिकल जो वेलोसिटी है वो हाफ है ग्रुप वेलोसिटी से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी वेव की जो है वो वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी से हाफ हो, तो फिर तो वो वेव पैकेट में उसके अंदर तो वो रह ही नहीं सकती। जी पार्टिसिपेंट जरा कंफर्म कीजिएगा कि आवाज की इशू सबके साथ ही है या सिर्फ एक दो पार्टिसिपेंट के साथ है। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है? जी सर। ये जिनके साथ आवाज की इशू आ रहा है ये काइंडली अपने आप को किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन हो, सिग्नल ठीक आ रहे हैं। अगर आपके पास सेलुलर डाटा है तो फिर छत पे चले जाएं, अदरवाइज फिर किसी और तरीके से मैनेज करें। श्रोडिंगर इक्वेशन हैज द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये इसका स्ट्रक्चर होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का, और ये इसका एक लीनियर इक्वेशन होती है ये। वैसे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है,
ये भी आपको पता हो, यानी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इसका ऑर्डर कौन सा है, तो आपने बताना है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। वेव फंक्शन आपके पास एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मैथमेटिकल आपके पास एक्सप्रेशन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ द पार्टिकल। अब इस स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट से मुराद हर वो इंफॉर्मेशन है जो कि उसके पार्टिकल से रिलेटेड है। वो उसकी एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है। तो अब ये चीजें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? हर जो आपके पास स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक ऑपरेटर होता है। मतलब अगर आपने पोजीशन फाइंड करनी है उस पार्टिकल की, तो आपके पास पोजीशन ऑपरेटर होगा, एनर्जी के लिए एनर्जी ऑपरेटर है, मोमेंटम के लिए मोमेंटम ऑपरेटर है। तो हर इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक ऑपरेटर होता है जो कि आप यूज करते हैं। वो भी एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसके थ्रू आप वेव फंक्शन से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन ये होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी वन। ये जब आप क्वेश्चन करते थे तो आप वहां पे लाजमी वेव फंक्शन को सबसे पहले नॉर्मलाइज करते थे। तो नॉर्मलाइज करना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि हमें ये गारंटी होती है कि पूरी स्पेस के अंदर जो पार्टिकल जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी वन है, यानी उसके पाए जाने के चांस हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि पूरी स्पेस के अंदर पार्टिकल के पाए जाने के चांस कितने हैं। तो पूरी स्पेस के अंदर तो पाए जाने के चांस उसके हैं, वन है। और अगर स्पेसिफिक स्पेस में अगर आपने देखना हो तो फिर उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब नॉर्मलाइजेशन हम कैसे करते हैं? हम इंटीग्रल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और वो जो वेव फंक्शन उसका आप स्केयर लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी क्यूब आर। यहाँ पे डी जी लिख दिया है, डी क्यूब आर 3 डायमेंशन में स्पेस की बात करें। और ये जो साई आर टी का स्केयर है इसको आप यूं लिख सकते हैं साई स्टेरिक इंटू साई। ये चीजें याद रखनी है, ये मुख्तलिफ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में यूज होती हैं कि साई स्केयर को आपने कैसे लिखना होता है। ये नोटेशन से याद रखनी है। इसके अलावा ये जो वेव फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, स्केयर इंटीग्रेबल होता है। ये स्केयर इंटीग्रेबल जिस तरह आपने इंटीग्रेशन के अंदर देखा है कि इसका हमने स्केयर लेके इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, तो ये स्केयर इंटीग्रेबल होता है। अगर कोई वेव फंक्शन स्केयर इंटीग्रेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं रखता। इन वेव मैकेनिक्स वी डील विद कैट ब्रा, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी जो कैट है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ब्रा होती है। और कैसे हम ब्रा फाइंड कर सकते हैं? कैट का जब हम कंजुगेट लेते हैं तो आपके पास वो जो स्टेट है वो कैट से चेंज होकर ब्रा में आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर आपके पास किसी स्टेट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जब आप स्टेरिक लेंगे, कंजुगेट लेंगे, तो आपके पास एक तो वो जो कैट है वो ब्रा में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा, दूसरा वो जो नंबर था उसका भी आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। यानी अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, अगर तो रियल फॉर्म में है तो फिर तो उसका कॉन्जुगेट लेने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि उसमें आयोटा की टर्म ही नहीं होती। तो बाकी अगर आपके पास एक ब्रा है और एक कैट है और उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह के ये स्केलर प्रोडक्ट के सामने मैंने किया हुआ है, इसे इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको इंटीग्रल के फॉर्म में सामने मैंने लिखा है कि इंटीग्रल के फॉर्म में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो आपके बरा है उसको आपने स्टेरिक की फॉर्म में लिखना है, साई स्टेरिक। और जो फाई है जो कि कैट है उसको एज इट लिखना होता है। ये जो मेथड है ये लाजमी नशीन करना है कि जो बरा है उसको एज इट लिखना होता है, लेकिन सॉरी, जो बरा है उसको आपने स्टेरिक के साथ लिखना होता है, और जो कैट है उसको एज इट लिखना होता है इंटीग्रेशन के अंदर। नॉर्म क्या होता है? आपने जो आपके पास कैट दिया हुआ है, जो स्टेट वेक्टर दिया हुआ है, उसी का इनर प्रोडक्ट लेना होता है अपने आप के साथ। इसे हम कहते हैं नॉर्म। और नॉर्म जो होता है वो आपका रियल होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे दोबारा मैंने नाम को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है
तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में वही तरीका है कि पहले वाला जो बरा है उसका आपने स्टेरिक लेना होता है, जो कैट है उसको एज ए लिखना होता है। और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब एक ही चीज का स्टेरिक हो और उसी का साथ सिंपल वो चीज मौजूद हो तो उन दोनों को कंबाइन करके हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी मॉड साई मॉड का स्क्वायर। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, आपके पास दो स्टेट वेक्टर्स हैं, एक साई है और एक फाई है, तो दोनों का जब आप एवरेज लेते हैं और फिर उसका मॉड लेकर स्केल लेते हैं तो ये हमेशा लेस आता है। साई के साथ इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट। ये भी रिजल्ट आपने याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना ये इस तरह की याद रखनी है। ज्यादातर वो मास्टर लेवल से इस तरह के फार्मूला वगैरह ही उठा के दे देते हैं। अच्छा, फिर आपने ये दो चीजें, ये तो बहुत ज्यादा यूज हम करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में, कि जब आपके पास इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि वो जो दोनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल हैं। और अगर दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू वन आ जाए या जीरो आ जाए, यानी दोनों चांसेस हों, सॉरी, अगर अपने साथ इनर प्रोडक्ट लें और वन आ जाए और किसी और स्टेट के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। जिस तरह साई का साई के साथ लेंगे तो वन आ जाएगा, फाई का फाई के साथ लेंगे तो वन आ जाएगा, लेकिन जैसे ही साई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह की स्टेट्स को हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स कहते हैं। ये नीचे मैंने दो क्वांटिटीज लिखी हैं, ये फॉरबिडन है यानी नॉन सेंसेबल है, इनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हमें कुछ भी नहीं बताते। जैसे कि ये दो बरा हैं आपस में लिखे हुए हैं, अब ये कुछ भी नहीं बता रहे। सिमिलरली दो कैट हैं तो ये भी कुछ भी नहीं बता रहे। ऑपरेटर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक मैथमेटिकल रूल होता है जो कि हम वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसमें से हम अपनी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑपरेटर को हम उसके ऊपर हैट डाल के लिखते हैं, ये सिंबल याद रखिएगा। अगर उसके ऊपर हैट डाली हुई है तो उसका मतलब है वो ऑपरेटर, अगर आपने हैट नहीं डाली हुई तो समझने कि वो ऑपरेटर नहीं है बल्कि वो ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल का मतलब वही है कि आपके पास जो चीज है जो आपने कैलकुलेट करनी है वो एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, ये चीजें ऑब्जर्वेबल कहलाती हैं। और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो टूल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो होते हैं ऑपरेटर। इन जनरली अगर आपके पास दो ऑपरेटर हैं तो वो कम्यूट नहीं करते, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। और अगर दो सॉरी एक ही ऑपरेटर की एक पावर एन है और साथ उसकी पावर एम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक ही ऑपरेटर की पावर में उन दोनों को ऐड अप करके एन प्लस एम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दी हुई है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास बरा आगे ए ऑपरेटर और आगे कैट है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी हम इसे कहते हैं, सॉरी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए दोनों साइडों पे जो है ना वो एक ही फंक्शन होता है, यानी अगर दोनों साइडों पे साई होना चाहिए या दोनों साइडों पे फाई होना चाहिए और दरमियान में ऑपरेटर होना चाहिए। तो ये कम्प्लेक्स नंबर देता है, जब भी आप इस तरह का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है इन जनरल। अगर आपके पास इस तरह की नोटेशन लिखी हुई है कि एक कैट है और उसके साथ एक बरा है, कैट के सामने एक बरा है, तो ये आपका एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी याद रखें। ये पूछा जा सकता है, इस तरह की नोटेशन दे के पूछा जा सकता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने याद रखना है कि ये ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट नोटेशन में। हर्मिशन एडजॉइंट, हर्मिशन एडजॉइंट जब भी आप लेते हैं तो कैट जो है वो बरा में कन्वर्ट हो जाती है और बरा जो है वो कैट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नंबर है साथ उस स्टेट के साथ तो उस नंबर का आपने कॉन्जुगेट भी लेना होता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि डैगर के ऊपर आप डैगर लें तो वो कैंसिल आउट होकर दोबारा आपके पास एक नॉर्मल ऑपरेटर आ जाता है। इसी तरह अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स ऐड हो रहे हैं और उनका आप डैगर लेते हैं तो वो इंडिविजुअल डैगर्स के इक्वल होता है, यानी एक अलग डैगर बी का अपना इंडिविजुअल सी का इस तरह डी का। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप डैगर लेते हैं तो क्या होता है, वो इंडिविजुअल ऑपरेटर डैगर के इक्वल होता है, लेकिन
उनका ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जो एंड पे वो पहले आ जाता है, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे आ जाता है, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड पे आ जाता है, और इस तरह जो फर्स्ट पे होता है वो एंड पे चला जाता है। हरमिशन ऑपरेटर वो होता है जिसका आप डैगर लें तो वो दोबारा आपके पास वही रिट्रेस हो जाए। सिक्यू हरमिशन वो होता है जिसका डैगर लेने से आपके पास दोबारा वही आ जाए लेकिन साथ माइनस भी अपीयर हो जाए। मोमेंटम और पोजीशन ऑपरेटर जो होते हैं वो हरमिशन होते हैं, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोमेंटम और पोजीशन ऑपरेटर जो होते हैं वो हरमिशन होते हैं, यानी इनका जब आप डैगर लेते हैं तो आपके पास दोबारा वही मिल जाते हैं। एक्स का डैगर लें तो एक्स मिल जाएगा, पी का डैगर लें तो पी मिल जाएगा। लेकिन कांजुगेट की अगर हम बात करें तो एक्स का कांजुगेट जब लेते हैं, कांजुगेट और चीज है, डैगर और चीज है। बल्कि यूं कह लें कि डैगर के अंदर दोनों चीजें हैं, कांजुगेट भी उसके अंदर आता है और उसके अंदर स्टेट को भी चेंज करना होता है। लेकिन जो कांजुगेट सिंपल है इसमें आपने सिर्फ उसका जो कम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको चेंज करना होता है। तो ये याद रखें कि दोनों का डैगर लें तो उस हिसाब से ये क्या है, हार्मिशन है। लेकिन अगर आप सिर्फ कांजुगेट लेते हैं तो फिर जो आपका पोजीशन ऑपरेटर है वो तो दोबारा आपको वही मिल जाता है, लेकिन मोमेंटम का जब आप लेते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसका डैगर लें तो आपको दोबारा वही ऑपरेटर मिल जाए, और उसका स्केयर भी लें तो भी आपको दोबारा वही ऑपरेटर मिल जाए। इसके अलावा दो प्रोजेक्टर्स यानी प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी जो आपका आंसर आता है वो भी एक प्रोजेक्टर होता है, यानी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। लेकिन जब आप सम लेते हैं दो प्रोजेक्टर्स का तो सम जो है वो जो आपको आंसर देता है वो एक प्रोजेक्टर नहीं होता, प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता। पैरिटी ऑपरेटर क्या करता है जी, पैरिटी ऑपरेटर जो आपका वेव फंक्शन आपको दिया होता है उसमें जो पोजीशन होती है उसको इन्वर्स कर देता है, आर है तो माइनस आर कर देता है, बस इसका यही काम है। और ये भी याद रखें जो पैरिटी ऑपरेटर है ये खुद जो है ये फंक्शन ऑफ आर होता है, यानी फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। इसके अलावा आप पैरिटी ऑपरेटर का जब स्केयर लेते हैं तो आइडेंटिटी इक्वल आ जाता है, और पी जो है वो इक्वल होता है पी इनवर्स के। यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर होता है जिसका आप डैगर लें तो वो अपने इनवर्स के इक्वल आ जाए। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपको अच्छी तरह इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सादा सादा चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से लिखूं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। कम्यूटेटर बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट है, लाजमी पेपर में आ जाता है। बड़ा सादा सा सवाल होता है, देखते ही बंदा इसका आंसर क्लिक कर देता है, लेकिन ज़रा इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। कम्यूटेटर एक तो ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, पहले ए को बी के साथ फिर दरमियान में माइनस लगाना होता है और फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और एंटी कम्यूटेटर में ये जो ब्रैकेट है ये करली ब्रैकेट लगानी होती है और दरमियान में सिंबल प्लस का लगाना होता है। जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, माइनस अयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। जो पोजीशन ऑपरेटर होता है एक्स वो आपका मोमेंटम की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं, वो हो जाता है आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल पी हो जाता है। जो देखो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म की फॉर्म है। मोमेंटम को आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास सामने पोजीशन पड़ी हो, एक्स एक्स पे आपने अप्लाई करना होता है। तो इसकी ये नोटेशन लाजमी याद रखें, माइनस अयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। इसके अलावा ये कम्यूटेटर कुछ दिए हुए हैं, एक्स का पी एक्स के साथ आप जब लेंगे तो आयोटा एच कट आएगा, इसी तरह वाई का पी वाई के साथ लेंगे तो आयोटा एच कट आएगा, जी का पी जी के साथ लेंगे तो आयोटा एच कट आएगा। लेकिन जैसे ही आप वाई का पी एक्स या वाई का पी जी या जी का पी एक्स या जी का पी वाई के साथ लेने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑपरेटर जो है सॉरी कम्यूटेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो चीजें लिखी हैं लेकिन आपको समझने के लिए बहुत काफी है, आप इन्हीं से आगे इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ये फेमस रिजल्ट है कम्यूटेटर का कि ए कॉमा बी सी, यानी आपके पास राइट साइड पे दो कम्यूटेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ओपन करने का तरीका है कि ए को बी के साथ पहले कम्यूट करवाएं और जो सी चूंकि राइट साइड पर है तो उसको राइट साइड पे बाहर निकालें। आगे फिर अब ए को सी के साथ करवाएं और बी चूंकि लेफ्ट साइड पे पड़ा था लिहाजा इसको ऑपरेटर कम्यूटेटर से लेफ्ट साइड पे बाहर निकालना है। इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये कम्यूट नहीं करते जनरली। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
पहले ऊपर हम शवाज इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं। आप अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स, आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, आप उनके दरमियान अनसर्टेनिटी देखना चाहते हैं तो डेल्टा ए डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ एवरेज ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए बी। तीन चीजें लगी हुई हैं, कम्यूटेटर, फिर बाद में एवरेज, फिर बाद में मॉड। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और आइगन वेक्टर, आप जब कोई ऑपरेटर किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपको दोबारा वही स्टेट मिल जाती है तो वो हम कहते हैं ये एक आइगन स्टेट है। और उस स्टेट से हमें जो बायर वैल्यू मिलती है वो वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू। अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो फिर वो आइगन स्टेट नहीं रहती और ना ही उससे हासिल होने वाली वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाती है। ये कुछ थ्योरम थे, ये लाजमी देख लें कि फॉर हार्मिशियन ऑपरेटर आइगन वैल्यूज आर रियल एंड आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ये याद रखें कि जो हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं, और स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो पेयरली इमेजिनरी होती हैं या फिर जीरो होती हैं। तो ये रिजल्ट भी लाजमी याद रखने आपने। स्टेट वेक्टर को आप कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, और इसी तरह आपका जो बरा होती है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉल रो वेक्टर से, और ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। ये अब इनकी मैट्रिक्स में मैंने नोटेशन बताई है कि मैट्रिक्स में कैसे, कैट को कॉलम से, ब्रा को रो से, और ऑपरेटर को स्क्वायर मैट्रिक्स से। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हैं कि अगर ए का आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो ए आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेटर ए है वो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस के आ जाता है तो इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक है। ये तो मैट्रिक वाली जो ट्रांसपोज मैट्रिक वगैरह वहां पे भी ये आपने किया हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये उसी से रिलेटेड है, आसानी से आप ये याद रख सकते हैं। हार्मिशियन ऑपरेटर का अगर आप ए का ट्रांसपोज पहले लेते हैं फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा आपके पास क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स सॉरी वही ऑपरेटर आ जाता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने याद रखनी है। ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स पड़े होते हैं उनको आपने ऐड अप करना होता है, बस डायगोनल पे पड़े हुए एंट्रीज का सम कर देना है तो ये आपका ट्रेस आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ट्रेस के आगे आपके पास मुख्तलिफ मैट्रिक्सेस ऐड हो रही हैं तो क्या करना है, सब का आप इंडिविजुअल ट्रेस ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेस के आगे तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर आप उनको उनका ट्रेस इक्वल कर सकते हैं। ए बी सी का ट्रेस इक्वल होगा बी सी ए का, या इसका ट्रेस इक्वल होगा सी बी ए का। शर्त ये है कि ये साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। ये मैंने सामने साइक्लिक शक्ल भी बनाने की कोशिश की है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी, और इसी तरह बी से सी, सी से ए, इस तरह ये होनी चाहिए परम्यूटेशन, तब वैलिड है। अगर ये आप जो साइक्लिक तरतीब है ये अगर आप इसको खराब करेंगे तो फिर ये ट्रेस आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर यूनिटरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है उसका जो आइगन वैल्यू है वो आपके पास 1 आती है। ये इवन और ऑड ऑपरेटर्स हैं, जब ऑपरेटर को आप दोनों साइडों पर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ये देखें ए के दोनों साइडों पर पैरिटी ऑपरेटर लगा हुआ है और आपके पास दोबारा ए ऑपरेटर आ जाता है, इसका मतलब है ए ऑपरेटर इवन है, और अगर माइनस से आ जाता है तो इसका मतलब है ए ऑपरेटर जो है वो आपका ऑड है। इवन ऑपरेटर जो है वो पैरिटी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करते हैं, यानी पी ए इज इक्वल टू ए पी, लेकिन जो ऑड है वो कम्यूट नहीं करते, वो पी ए इज इक्वल टू माइनस ए पी दे देते हैं आपको। ये कुछ और रिजल्ट लिखे हैं, एक्स का डैगर आप लें तो आपको दोबारा एक्स मिल जाता है, लेकिन डी बाई डी एक्स का डैगर लें तो आपको माइनस डी बाई डी एक्स मिलता है। इसी तरह अयोटा डी बाई डी एक्स का डैगर लें तो आपको दोबारा अयोटा डी बाई डी एक्स मिल जाता है। पी का डैगर लें तो वो पी ही मिलेगा आपको। और क्योंकि ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्स और पी जो है ये हार्मिशियन है, और जो हार्मिशियन होते हैं उनका डैगर लेने के बाद आपको दोबारा वही मिलते हैं। और कांजुगेट की अगर हम बात करें तो एक्स का कांजुगेट लेंगे तो आपको दोबारा एक्स ही मिलेगा, और पी का कांजुगेट लेंगे तो आपको दोबारा माइनस पी मिलेगा। इसके अलावा एल एक्स का ट्रांसपोज
ये राइट साइड पे लिखा है दूसरी लाइन में, एल एक्स का ट्रांसपोज जब आप डैगर लेते हैं, एल एक्स का डैगर लेते हैं तो वो एल एक्स के ही इक्वल होता है। ये एल एक्स जो है ये एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग जी डायरेक्शन है, सॉरी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है। तो नीचे मैंने लिया हुआ है एक्स की पावर एन पी। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि सिर्फ एक्स हो और पी हो तो वो तो आता है आयोटा एच कट बस, लेकिन एक्स की पावर एन हो तो क्या करना है, फिर आपने इसको इसका डेरिवेटिव जैसे लेते हैं कि एन शुरू में और फिर एक्स की पावर एन माइनस वन, बिल्कुल वही काम करना है। एक तो आयोटा एच कट लगाए ना, और एन शुरू में और एक्स की पावर एन माइनस वन साथ आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के जो है वो 5 पोस्टुलेट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। जिसने स्टडी करने हैं वो इस यूनिट में देख सकते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये 5 पोस्टुलेट्स हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आपके सामने आ गई है कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे लिखते हैं कि जो आपका वेव फंक्शन होता है उसका मॉड लेके स्क्वायर लेना होता है, और इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना होता है सामने फिर लिख दिया है कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नशीन हो जाए कि इसका मॉड का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। इसका एक दफा स्टेरिक लेना होता है और फिर आपने साथ उसको एज इट अपने आपके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन ए वॉल्यूम डी क्यूब आर लोकेटेड बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में फर्क है। प्रोबेबिलिटी है जी, अब आवाज आ रही है? चले मैं दोबारा इसको कर देता हूँ कि जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं वो हमारे पास 5 होते हैं, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं जो वेव फंक्शन आपको पास गिवन है उसका मॉड लेके स्क्वायर ले लें। और इसको ओपन कैसे करना होता है, इसको आप ओपन कर सकते हैं साई स्टेरिक इनटू साई। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल्यूम डी क्यूब आर लोकेटेड बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, यानी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक इंटरवल में आपने उस पार्टिकल को देखना होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन आपने अगर तमाम अवेलेबल स्पेस में उस पार्टिकल को देखना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको देखने को आप कहेंगे सिर्फ प्रोबेबिलिटी, और वो 1 होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हमेशा 1 ही होती है। तभी तो नॉर्मलाइजेशन में हम इंटीग्रेशन करते हुए हम इक्वल टू 1 करते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो बगैर कैलकुलेशन के भी लॉजिकली भी आप आंसर कर सकते हैं पेपर में। जिस तरह अगर प्रोबेबिलिटी का पूछ लिया जाए सिर्फ प्रोबेबिलिटी का, तो वो आप बगैर कैलकुलेट किए आप बता सकते हैं कि 1 होगी। प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल अवेलेबल जो स्पेस है उसके अंदर पार्टिकल के पाए जाने के चांस है वो तो 1 होंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे पाए जाने के चांस उसके कुछ भी हो सकते हैं, लेस देन 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। जिस तरह मतलब एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब पूरे उसकी जो हाइड्रोजन एटम की जो अपने एक वॉल्यूम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस तो 1 है, लेकिन आप कहें कि जी यहाँ पे न्यूक्लियस में इसके पाए जाने के चांस कितने हैं, तो वहां पे तो 0 भी हो सकते हैं। और आप किसी खास जगह पे भी कह सकते हैं, हो सकता है वहां पे उसके होने के चांस 1/2 हो। एनी हो, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो दोबारा फिर लिख दिया, ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। साई मॉड का स्क्वायर डी क्यूब आर इज इक्वल टू 1। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं P1 प्लस P2 तो आप उनको ऐड अप कर सकते हैं और इस तरह आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। ऑब्जर्वेबल क्या है जी, ये एक डायनामिकल वेरिएबल होता है दैट कैन बी मेजर्ड। जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया था कि वो वेव फंक्शन के साथ एसोसिएट वो चीज पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, स्पीड हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल। और इनको फाइंड करने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑपरेटर।
तो ये याद रखना है। ऑपरेटर के लिए हम उसके ऊपर हैट लगाते हैं और ऑब्जर्वेबल के लिए हम ऊपर हैट नहीं लगाते। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल वी हैव एन ऑपरेटर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। फिजिकल ऑब्जर्वेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉर्मिशियन ऑपरेटर। ये भी याद रखें, जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसको आप हॉर्मिशियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि हमेशा करते हैं। ले जी, हैमिल्टोनियन आ गया। हैमिल्टोनियन जो है वो इक्वल है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल प्लस वी ऑफ आर टी। और जो हैमिल्टोनियन है ये याद रखें ये हॉर्मिशियन होता है। या मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं जो हॉर्मिशियन हो रही हैं। एक तो हम एक्स का पढ़ चुके हैं, पी का पढ़ चुके हैं, और अभी हम हैमिल्टोनियन का भी पढ़ लिया कि ये तीनों हॉर्मिशियन होते हैं और इनकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज, ये जो हैमिल्टोनियन से हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो टोटल एनर्जी भी हम इसे कहते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा ये कुछ एंगुलर मोमेंटम वाले ऑपरेटर हैं, एल एक्स, एल वाई और एल जी। इनको भी याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे एल एक्स है, यानी एक्स कंपोनेंट आप ले रहे हैं, तो राइट साइड पे एक्स की कोई चीज नहीं होगी, बल्कि एक्स पे खत्म हो रहा है ना एल एक्स, तो एक्स से आगे वाई से शुरू करें। वाई पी जी माइनस जी पी वाई आपस में अल्टरनेट होंगे, वाई पी जी। और इस तरह एल वाई है तो वाई पे खत्म हो रहा है तो आगे जी से शुरू करें, जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी। और इस तरह एल जी या जी पे खत्म हो रहा है तो जी से आगे एक्स होता है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। पी एक्स जो है वो माइनस अटैच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और इस तरह पी वाई माइनस अटैच कट पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और पी जी जो है वो इक्वल होता है माइनस अटैच कट पार्शियल बाय पार्शियल जी। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको आप एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है जी कि आपका ये जो ऑपरेटर हैं, सॉरी, पोजीशन और मोमेंटम, ये आपस में कम्यूट करते हैं, यानी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स एक्स, और इस तरह एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू एल वाई एल एक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो ऑपरेटर है एक्स पी एक्स ये इक्वल नहीं होता पी एक्स एक्स के, बल्कि अगर आपने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस एयोटा एच कट। और इस तरह एल एक्स एल वाई को अगर आपने करना है तो एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू एल वाई एल एक्स, और प्लस एक टर्म होगी आयोटा एच कट एल जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये एवरेज वैल्यू होती है, आपके पास जितनी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं उनका जब आप एवरेज लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लेंगे कि एवरेज ऑफ ए ऑपरेटर इज इक्वल टू, फंक्शन लगाएंगे आप कैट ब्रा की फॉर्म में, दरमियान में आप ऑपरेटर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे साई साई से, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई के साथ। अगर तो फंक्शन नॉर्मलाइज है तो फिर जो इनर प्रोडक्ट होता है ये 1 आ जाता है। ये भी याद रखें, जो फंक्शन नॉर्मलाइज होता है उसका अपने साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, और जो नॉर्मलाइज नहीं होता उसका इनर प्रोडक्ट अपने आप के साथ 1 नहीं आता, बल्कि कोई और नंबर अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा आप इन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है इसको आप प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एन पी एन। ए एन जो है ये आइगन वैल्यूज हैं और पी एन जो है ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास दी गई तमाम वैल्यूज की एवरेज वैल्यू होती है। तो इसी तरह इसका मतलब है कि आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज हैं तो हर वैल्यू की अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी और उसकी अपनी एक